जगदीश जी, आप थोड़ा अपने संबंध में बताइए। मेरी तो एजुकेशन गाज़ियाबाद में हुई और मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया, मगर वो कुछ छोटे टाइम में ही जुड़ गया था उस से। एक दोस्त था, उसने उनका कैसेट सुनने के लिए दे दिया था। ये बात है सन 88 की, तो मैं कुछ 16-17 साल का था। तो उसमें समझ में तो आता नहीं था कैसेट में, क्योंकि बड़ी सब ऊंची ऊंची बातें लगती थी, पर वो आवाज़ ऐसा लगता था कि जैसे कोई सुनी हुई आवाज़ है। बस फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-4 साल के बाद संन्यास ले लिया। मैं पढ़ ही रहा था तब। घर पे हमारे यहाँ मेरे बैकग्राउंड में कोई ओशो से जुड़ा हुआ तो था नहीं, अकेले ही थे। तो बस फिर कॉलेज किया, फिर मैंने बाद में MBA किया, जॉब किया, और लेकिन ओशो के काम से जुड़ गए थे। तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली तभी जुड़ा जब हम बैराग जी से जुड़े। बैराग जी से जुड़ने से पहले 96 में एक बार हमने पहला कैंप कराया स्वभाव जी का गाज़ियाबाद में। फिर अगले साल बैराग जी आए तो फिर उनके साथ जुड़ गए, तो काम में लगाए रहे। फिर 1-2 साल बाद यही सब कहानी चली कि भाई हमारी दोनों की शादी का हो गया। मैं फिर जॉब करने लगा था, मेरा MBA कंप्लीट हो गया, मैं LG में था। तो बस फिर वो ओशो के काम में रहे, फिर जॉब भी करते रहे, दिल्ली में रहे हम दोनों। आभा की ऑफिस थी दिल्ली में और मेरा भी, हम भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे गाज़ियाबाद से। उसी बीच में वो सब जो हमारा सॉन्ग एंड ड्रामा, जो हमने शोज़ किए थिएटर के बाजतन, उस दौरान ही था। जॉब से छुट्टी लेनी या कहीं ज़्यादा दिक्कतें तो जॉब बदल भी लेते थे। फिर वो हथियारी वाला शुरू हुआ, तो फिर तब मैंने तो जॉब फिर छोड़ दिया था। बैराग जी ने कहा था कि भाई समय देना, उधर पड़ेगा। हथियारी शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद बैराग जी रहे नहीं, फिर हमने दोबारा से फिर सारा शुरू किया। एक बुक शॉप सी चलाई वहाँ गाज़ियाबाद में, धीरे धीरे शुरू किया। मैं थोड़ा तब तक पढ़ने लिखने का मुझे था शौक़, अब काफ़ी पढ़ता था, बहुत तरह की किताबें, हर तरह की। तो मेरे पास कुछ ट्रांसलेशन वर्क आने लगा बहुत ज़्यादा। 1-2 पब्लिशिंग हाउस हैं अच्छे, उनका तो वो बहुत, उसमें कहीं जाना नहीं होता था, बैठ के करना होता था। तो अर्निंग वहाँ से बहुत अच्छी होती थी और खाली टाइम था, कुछ था भी नहीं। बस फिर धीरे धीरे से इधर सेंटर ले लिया, इधर जगह ले ली हिमाचल में। ये कैसे आपको लगा कि अपनी जगह बनानी है? ढूंढा पहले कहाँ बनानी है? हाँ नहीं, वो ऐसा हुआ कि हथियारी में था, सोचा था कि यहाँ पर काम करेंगे, जैसे बैराग जी की गाइडलाइन थी। फिर उनको बीच में चले जाना पड़ा, तो वो जगह हमने भी छोड़ दी फिर उस समय। फिर दूसरा एक हुआ कि गंगा धाम जो था, वहाँ भी हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम थी वहाँ, 1-1.5-2 साल शुरू से चलाया था उसको। तो फिर हमने कहा कि भाई दूसरी जगह में मज़ा नहीं आता है, बहुत तरह का वो होता है, अपने कोई छोटा सा एक सेंटर रहना चाहिए। मधुमा ने कहा था दरअसल कि तुम दोनों पहले अपना कुछ सेंटर बनाओ, हर बार ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसने मना किया, नाम तो नहीं लूँगा कैमरे पर, उसने हमें ज़मीन के लिए सपोर्ट किया था। तो हमने हिमाचल में फिर एक छोटी सी जगह ले ली, तो अभी सेंटर वहीं चलता है, ओशो सांजेन के नाम से। जब आपने ये प्लॉट लिया था, मुझे दिखाने ले गए थे, तो मैं हैरान हुई थी कि यहाँ क्या बन सकता है, क्योंकि वहाँ कोई सड़क भी नहीं जाती है, सकड़ा रास्ता है इतना। मैंने कहा था सामान कैसे लाओगे यहाँ तक? तो आपने कहा था टेम्पो से आएगा सामान। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी जगह बनाने में। टेम्पो नहीं, शुरू में गधों और खच्चरों से आया था। खच्चरों से सामान ऊपर ले गए। हाँ, टेम्पो का भी रास्ता नहीं था उसमें। तो वो, लेकिन धीरे धीरे, हमें भी उतना आइडिया नहीं था, हमारे सिर्फ एक भावना ही थी। ये सब जो इकोनॉमिक्स है इसकी, या जो कंस्ट्रक्शन का जो भी सारी टेक्निकलिटीज हैं, हम दोनों समझते नहीं थे बस। लेकिन हमें कुछ ऐसा था कि कभी ना नहीं आती थी अंदर से। हमारे पास कुछ नहीं होता था पैसे के हिसाब से, लेकिन हम रोज कागज पे प्लान बनाते थे कि इधर हॉल बनाएंगे, इधर ये पर, इधर, जैसे कि हमारे पास पैसा रखा हुआ है। तो कई लोग जिनको हम कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, वो विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे झूठ बोलते हैं। लेकिन वो कहीं से पैसा भी आते चला गया और अच्छे लोग भी मिलते चले गए। और एक बार शायद ढह भी गई थी ना कुछ। हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ है वहाँ। हिम्मत नहीं हारी आपने। कोई चारा ही नहीं बचा। वो बिल्डिंग बन गई थी, हमें शिफ्ट होना था और हम यहीं दिल्ली आए हुए थे। सितंबर की बात है, लास्ट की। और हमारे पास फोन आया कि वो तो पहाड़ नीचे से खिसक गया। पहाड़ी पूरा खिसक गया। बिल्डिंग के नीचे से, बिल्डिंग के थोड़ी दूरी से। वो चैलेंज तो था। चैलेंज था बिल्कुल। फिर वो 2-3 महीने लगे उसको, दिन रात वहाँ काम चला, 2-3 महीने लग गए थे, पर वो फिर बन गया, कैसे भी सेव हो गया। वो रहा माँ, मतलब
स्वामी जी ना शुरू से थोड़ा हम लोगों को एक जो जूझने की एक बात है ना, कि आप एक छोटी सी घटना बताऊं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था नैनीताल। वो पनिशमेंट ट्रांसफ़र था। जब मैंने बाचदानाथ किया था तो ऐसा लगा कि भाई लोगों को होती है दिक्कतें कि सरकारी नौकरी है, ऐसा लगता है कि आप काम कर रहे हो तो शायद पैसे कमा रहे होगे। हाँ, नहीं ये था कि दिल्ली में ऑफिस था आभा का, और हमने दिल्ली में शो किया दिल्ली में शो किया, तो उन्होंने कहा कि तुम डिपार्टमेंट की नाक के नीचे प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो पनिशमेंट का ट्रांसफर उनको लगता था कि प्रोफेशनल है, हम तो दूसरे गुरु के और कार्य के हिसाब से कर रहे थे, तो पनिशमेंट ट्रांसफर मेरा। तो डायरेक्टर ने बुलाया, मैं तो बिहार कर दिया गया था। तो फिर मैं गई, हम दोनों ही मिलने गए, बहुत अच्छे थे, अब नहीं रहे। मैंने कहा कि बिहार करेंगे तो मैं तो नहीं जाऊंगी, आप अभी रेजिग्नेशन ले लो। तो बोले कहाँ जाना है? मैंने नज़दीक से नज़दीक। तो फिर हमने कहा तब का शिमला या नैनीताल? शिमला या नैनीताल। उनका नैनीताल ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ध्यान साधना के लिए भी ठीक रहेगा आपके लिए, आपको नैनीताल भेज देता हूँ। वहाँ गए और मौन सत्र था स्वामी जी का कौसानी में, और सड़क पे ये भी थे, ये लोग मुझे सड़क पे उतार के लिटरली सामान छोड़ के कि तुम्हें 10 दिन का मौन था वो, कि इस बीच में घर ढूंढना है, पूरी सेटिंग करनी है, और जब मैं मौन करके आऊँगा तुम्हारे यहाँ चाय पीऊँगा। सड़क पे छोड़ के? हाँ, सामान के साथ। सामान के साथ। हमें पहुंचना था टाइम से। ये भी नहीं थे, इनको भी मौन। मैं तो वैराग जी को ले, हम तो गाड़ी से जा ही रहे थे। गाड़ी से जा रहे थे। उनका थोड़ी देर रुके देखे, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग तो थे वहाँ पे, जो मेरी मैनेजर थी, फिर मैं वहाँ रुकी। लेकिन वो इस तरह की चीज़ें करते रहते थे कि जैसे फेंक दिया जाना है कि अब देखो अब क्या करना है, और हो भी जाता था। वो 10 दिनों में फिर घर ढूंढा, फिर किया, फिर स्वामी जी मौन करके आए, लोग चाय भी पी। तो जब यहाँ कर रहे थे ना, तो कई बार ये बात आती थी आश्रम के लिए कि आपने तो देखा ही था कि कैसे बनेगा, तो वो दिमाग में आता ही नहीं था कि होगा, बस ऐसा लगता था। और जब मधु माँ ने पूछा ना कि जगह पे तुम्हें फील कैसी आई, हमने बताया कि माँ जगह थोड़ी कठिन तो है, तो एक ही बात बताओ कि फील कैसी आई। बोले हमें अच्छी लगी फील। ठीक है, हो जाएगा फिर। ऐसे ही जो अपने वीतराग जी, चैतन्य वीतराग जी बाबा जी गिरिडीह वाले, वो भी नहीं रहे अब, उनका भी बहुत प्यार रहा है। मतलब स्वामी जी को तो बिल्कुल छोटे भाई की तरह मानते थे, और हमारे परिवार से भी काफ़ी लगाव उनका, तो हम उनके पास भी जाते थे गिरिडीह। तो एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि लगा कि जब वो काफ़ी सारे लफड़े हो गए थे कि नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हम दोनों गए थे मिलने, और उनसे बोला कि लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बस यही कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, ये बोला था ना उन्होंने कहा कि चाहे बना के छोड़ देना, हाँ, बीच में मत छोड़ो, बीच में नहीं छोड़ना है, कि हमेशा के लिए भीतर ये रहेगा कि तुमने कोई काम उठाया और नहीं कर पाए, नहीं किया। जबकि उनका ऐसा नहीं, खुद भी वो ऐसे ही रहे, नहीं था आश्रम बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, छोटे से घर में ही रहे, लेकिन हम लोगों को उन्होंने यही कहा। हाँ, फिर उन्होंने कहा था कि मुझे जमीन दिखाओ। हाँ, तो हमने लैपटॉप पे उनको दिखाया था, तो उन्हें बोले बन जाएगा। बोले बन जाएगा, बन जाएगा जी। और छोटा सा ही बन तो गया, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। कितने लोगों के रहने की व्यवस्था? वहाँ 30 की 30 गेस्ट आ सकते हैं। 30 गेस्ट आ सकते हैं, और लगातार आपके प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ? हाँ, मतलब वैसे रेगुलर में मेडिटेशन चलता ही है, वैसे भी लंबा रुकने वाले लोग भी आते हैं साइलेंस के लिए। ये पाब्लो रुक के गए थे काफ़ी लंबे टाइम वहाँ पे। पूरा नेचर में है ना? जी, नेचर। हाँ, ये जनवरी फरवरी थोड़ा होता है, ठंड होती है, एक बार स्नोफॉल तो हो ही जाती है। पर इस बार अब हम सोच रहे हैं कि अगले साल से लोगों का दिल होता है कि उस समय भी आए, फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास कि हमें ठंड में भी आना है, स्नोफॉल देखना है। तो शायद हम अगले साल से, जैसे अभी 2 महीने के लिए हम क्लोज कर देते हैं, तो अब थोड़ा कम करेंगे, देखते हैं अगले साल से कैसे होगा। और एक वो दिल्ली में जब हमने बाचदानाथ किया था ना, तो उस समय क्या था कि स्वामी जी के दिल में आया कि जो ओशो ने जिन संतों पे बोला है, जिन्होंने गाया है, कि कबीर और मीरा और बुल्ले शाह तो जानते हैं, लेकिन भीखा हैं, गुलाल हैं, रैदास हैं, जगजीवन हैं, दादू हैं, तो उनके दिल में था कि जो जिन जिन गीतों पे ओशो ने बोला है कि इसको गाया जाना चाहिए। तो तब हमने वो एक ताओ विजन था उस समय, फिर बाद में ताओ क्रिएशन, तो उसके गीत संगीत के फिर हमने कैसेट्स पे निकाले थे तब, जब ये डांस ड्रामा चला था और ये चला था। हाँ, कि उनको ये मतलब हम लोगों को जो हमेशा कहते थे कि हर तरीके से, हर तरीके को ढूंढना है कि ओशो के मैसेज को पहुंचाना है, कि उसमें कला एक
सबसे सुंदर माध्यम है। और चूँकि मैं भी आर्ट से जुड़ी हुई थी, ये भी गिटार वगैरह थोड़ा बजाते हैं और थोड़ी बहुत पेंटिंग शेरो शायरी, तो उनको रहता था कि तुम दोनों को, जब हमारी शादी भी हुई ना तो यही बात थी कि तुम दोनों को साथ होना है और गुरु का जो ये कार्य है वो संग साथ मिल के करना है, क्योंकि मेरे भीतर भी नहीं था शादी का और इनके भीतर भी नहीं था, इन्हें भी शादी नहीं करनी थी। लेकिन फिर हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे मिले, क्या लव मैरिज है, तो वो कहना चाहिए कि उनका आशीर्वाद है। और कितने हमारे 20-21 साल हो गए अब तो।